एक गांव में राम सिंह नाम का एक किसान अपनी पत्नी इंद्रावती और 4 बेटों के साथ रहता था। उसकी पत्नी काफी दिनों से बीमार चल रही थी। सारे काम धाम राम सिंह को ही करने पड़ते थे। एक दिन राम सिंह को पता चला कि उनके गांव के पास ही कोई सिद्ध योगी बाबा आए हुए हैं, तो वह अपनी पत्नी की बीमारी का इलाज जानने के लिए उनके पास जाता है। जब वह लौट कर आता है तो उसकी पत्नी ने पूछा, इस रोग का कोई इलाज संभव है क्या? योगी बाबा ने कोई उपाय मेरे ठीक होने का बताया है या नहीं? राम सिंह ने बताया कि बाबा ने तुम्हें ठीक करने का एक उपाय तो बताया है, लेकिन उस उपाय को पूरा कर पाना लगभग असंभव है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उस उपाय को पूरा कर सके। राम सिंह की पत्नी ने कहा कि आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मैं अपनी बाकी की जिंदगी ऐसे एक जगह पड़े पड़े नहीं बिता सकती। आप मुझे बताइए, आखिर बाबा ने आपको क्या बताया है? मैं तुम्हें सही समय आने पर सारी बात बता दूंगा। तुम बस सही वक्त का इंतजार करो। इतना कहकर राम सिंह अपने खेतों की ओर निकल पड़ा। वहीं राम सिंह के चारों बेटे पूरा दिन गांव में इधर उधर घूमकर अपना समय बिता दिया करते। उनमें से एक को भी अपनी बीमार मां की चिंता न थी, जबकि राम सिंह एक तरफ तो अपनी पत्नी की वजह से दुखी था और दूसरी ओर जवान बेटों के घर में खाली पड़े रहने से वह परेशान था। एक दिन उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा, मेरे बच्चों सुनो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। अब तुम बड़े हो गए हो तो तुम्हें इस दुनिया को देखना होगा, अपना काम धंधा चुनना होगा और किस्मत आजमानी होगी। उसके बड़े बेटे ने कहा, पर पिताजी, हमें किसी व्यवसाय या कला का कोई भी ज्ञान नहीं है। हम घर से दूर जाकर क्या करेंगे? राम सिंह बोले, यही तो वो सवाल है जिसका जवाब तुम्हें ढूंढने की जरूरत है। तुम्हें जाना होगा इस बात को समझने के लिए कि तुम किस काम को करने के लिए योग्य हो। राम सिंह के दूसरे बेटे ने कहा, किंतु पिताजी, हम तो कभी अकेले अपने दम पर इस गांव से बाहर भी नहीं गए। राम सिंह बोले, मेरे बच्चों, कुछ भी खराब नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम भी यही खेती किसानी करो और मेरी ही तरह जिंदगी बसर करो। देखो, इस काम से तुम ज्यादा नहीं कमा पाओगे। जाओ जाओ और किसी फायदेमंद काम की तलाश करो। ठीक है पिताजी, अगर आप यही चाहते हैं तो हम अवश्य ही जाएंगे। चारों भाइयों ने अपने पिता का आशीर्वाद लिया और घर से निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें 4 रास्ते दिखाई दिए जो अलग अलग 4 दिशाओं में जाते थे। सबसे बड़े भाई संजय ने उन सब से कहा, मेरे ख्याल से हम सबको इनमें से एक एक रास्ता चुनना चाहिए और फिर 2 साल के बाद हम सब इसी जगह आकर मिलेंगे। चारों भाई 4 अलग अलग रास्तों पर निकल पड़े। संजय को अपने रास्ते में एक आदमी मिला। उसने कहा, अरे भाई, ये तो खतरनाक रास्ता है, तुम यहाँ से कहाँ जा रहे हो? संजय बोला, मैं कोई व्यवसाय सीखना चाहता हूँ, किसी भी तरह का व्यवसाय जो मुझे जीविका कमाने के काबिल बना सके। वह आदमी एक चोर था। उसने संजय से कहा, तो तुम फिर मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें संसार का सबसे शातिर चोर बना दूंगा। संजय बोला, नहीं नहीं, मैं ईमानदारी से कमाना चाहता हूँ, चोरी चकारी से नहीं। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता जिसके लिए मुझे सजा मिले। चोर बोला, देखो भाई, तुमसे सजा पाने को कौन कह रहा है? चोरी की कला सीखो और फिर उसे भलाई के कामों में इस्तेमाल करो। संजय सोचने लगा कि किसी कला को सीखने में कोई बुराई नहीं है। संजय उस आदमी के साथ जाने को तैयार हो जाता है। वो उसे चोरी की कला में इतना निपुण बना देता है कि अब संजय कुछ भी चाहता हो वह उसे आसानी से चुरा सकता था। चलते चलते राम सिंह का दूसरा बेटा गोपाल ऐसी जगह पर पहुंचा जहां एक नदी बह रही थी और उस पूरे इलाके में सिर्फ एक ही घर था और मीलों तक आसपास कुछ न था। वो नदी के किनारे एक आदमी को खड़ा देखता है।
वो एक शीशे से बनाई हुई मशीन थामे हुए है। गोपाल ये समझ नहीं सका कि उसके हाथ में यह क्या है। गोपाल उसके पास गया और बोला, अरे भाई, आप क्या कर रहे हैं? वह आदमी बोला, इस मशीन से तुम वो चीजें देख सकते हो जो बहुत दूर हैं। ये जो चीज है इसे कहते हैं दूरबीन। गोपाल बोला, ये चीज तो काफी दिलचस्प लगती है, क्या आप मुझे इसका इस्तेमाल करना सिखाएंगे? वह आदमी बोला, यदि तुम सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें अवश्य ही सिखाऊंगा। गोपाल उस आदमी के साथ रहने लगता है। वो आदमी उसे दूरबीन इस्तेमाल करने की कला सिखाने लगता है। कुछ ही महीनों में गोपाल उसमें माहिर हो जाता है। फिर एक दिन उस आदमी ने गोपाल से कहा कि तुमने बहुत अच्छे से सीखा है, इसलिए अगर तुम जाना चाहो तो जाने के लिए आज़ाद हो। हाँ, 2 साल गुजर चुके हैं, अब मुझे जाना चाहिए। इस बीच तीसरा भाई मदन एक शिकारी से मिलता है। वो शिकारी के साथ उसके घर में रहता है और उससे शिकार का हुनर सीखता है। एक दिन शिकारी ने मदन से कहा, बहुत दिन हो चुके हैं, तुम इस मैदान में मेरे साथ यहाँ अभ्यास कर रहे हो। आज हमें जंगल में अभ्यास करना चाहिए। चलो देखते हैं कि तुम चलते हुए लक्ष्य को भेद सकते हो या नहीं। लेकिन ये क्या मदन अभी चलते हुए पक्षियों पर निशाना लगाने में नाकामयाब रहता है। शिकारी कहता है कि मदन, अभी तुम्हें और अभ्यास की जरूरत है। ऐसा करते हैं कि आज से हम दोनों रोज जंगल में आकर अभ्यास किया करेंगे। मदन भी शिकारी की बात से सहमत हो जाता है और उस दिन से दोनों जंगल में जाकर अभ्यास करने लगते हैं। कुछ ही दिनों में मदन चलते हुए लक्ष्य को भेदने में माहिर हो जाता है और अब उसका निशाना बिल्कुल सटीक होता है। तब शिकारी मदन से कहता है कि मदन, अब तुम्हारे शिकार के सभी पहलुओं को तुमने सीख लिया है, अब तुम जाने के लिए आज़ाद हो। मदन ने कहा, धन्यवाद भाई, आपकी मदद से ही मैं ये सब सीख पाया हूँ। 2 साल निकल चुके हैं, अब मुझे अपने घर जाना चाहिए। शायद अब मैं पिताजी की कोई मदद कर पाऊँ। शिकारी बोला, यकीनन तुम अपने पिताजी की मदद कर पाओगे। मदन, ये लो, ये धनुष बाण भी तुम अपने साथ ले जाओ। किसान का चौथा बेटा मोहन एक गांव में पहुंचता है और वहां एक दर्जी से उसकी मुलाकात होती है। दर्जी उससे पूछता है कि तुम कौन हो भाई और तुम्हें क्या चाहिए। मोहन ने अपना नाम बताते हुए कहा कि मैं एक व्यवसाय सीखना चाहता हूँ जिससे कि मैं अपना जीवन सुखपूर्वक बिता सकूं और अपने पिताजी की मदद कर सकूं। दर्जी ने कहा, क्या तुम दर्जी बनना चाहोगे? मोहन राजी हो गया और दर्जी के पास रहकर काम सीखने लगा। दर्जी ने मोहन को सिलाई की बारीकियां सिखानी शुरू कर दी। समय के साथ साथ मोहन सिलाई की कला में माहिर हो गया। फिर एक दिन दर्जी ने मोहन से कहा कि मैं तुम्हारी लगन और मेहनत से बहुत खुश हूँ, तो मैं तुम्हें सिलाई की एक अद्भुत कला सिखाना चाहता हूँ। ये कहते हुए उसने मोहन को सिखाया कि किस प्रकार ऐसी सिलाई की जाती है कि जिसका जोड़ किसी को भी दिखाई नहीं देगा। मोहन यह कला सीख जाता है और दर्जी से कहता है कि 2 साल पूरे हो चुके हैं, अब मैं घर जाना चाहता हूँ। दर्जी ने खुश होकर कुछ धागे और सुई मोहन को दी और कहा, तुम सुई को हमेशा तलवार की तरह मजबूत और हाथ को रुई की तरह नरम रखना, फिर तुम्हारे जैसी सिलाई कोई नहीं कर पाएगा। उधर इंद्रावती की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। वह अपने पति से कहती है, लगता है अब तो मैं ऐसे ही बिस्तर पर पड़ी पड़ी ही इस दुनिया से चली जाऊंगी। अब तो तुम मुझे बता दो कि योगी बाबा ने मेरी बीमारी का ऐसा क्या इलाज बताया था जिसे कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। तब राम सिंह ने बताया कि जब वह योगी बाबा के पास पहुंचा तो उसने बाबा को प्रणाम किया और बोला, बाबा, मैं पास ही के गांव से आया हूँ। मेरी पत्नी कई वर्षों से बीमार चल रही है और मैंने सभी वैद्य हकीम वादों से उसका इलाज करवाया है, परंतु फिर भी वह स्वस्थ नहीं हो पा रही है। बाबा, अब बस आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। योगी बाबा ने तो राम सिंह के बताने से पहले ही अपनी दिव्य शक्तियों से
ये सब जान लिया था। बाबा बोले, सही कहते हो तुम राम सिंह, परंतु इस पृथ्वी पर हर एक समस्या के लिए कोई न कोई समाधान मौजूद है। बात सिर्फ उस तक पहुंचने की है। राम सिंह ने बाबा से कहा, हाँ हाँ बाबा, आप बताइए तो। योगी बाबा बोले, राम सिंह, बाहुबली के जंगलों में एक ऐसा विशेष पक्षी रहता है जिसे कोई साधारण व्यक्ति नहीं देख सकता। जब वह पक्षी अपने अंडे से रहा होता है, तब उसके अंडे इस प्रकार चुराने हैं कि किसी को पता न चले। फिर उन अंडों से बिना चूजों को नुकसान पहुंचाए थोड़ा थोड़ा तरल निकालकर उनको दोबारा से पहले जैसा करके इस पक्षी के पास रख देने हैं। जब तुम्हारी पत्नी इस तरह का लेप अपने शरीर पर लगाएगी तो वह तुरंत स्वस्थ हो जाएगी। ये सब सुनकर इंद्रावती ने कहा, ये तो सचमुच ऐसा उपाय है जिसे कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। अंडे से तरल निकालने के लिए अंडों को तोड़ना पड़ेगा और टूटे हुए अंडों को दोबारा से जोड़ना असंभव है। अब तो मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अब तो मुझे ऐसे ही बिस्तर में पड़े पड़े अपनी मृत्यु का इंतजार करना होगा। इधर चारों भाई उसी स्थान पर आकर मिलते हैं जहाँ पर वो 2 साल पहले अलग हुए थे। इसके बाद वो सीधे अपने घर गए। घर जाकर उन्होंने अपने पिताजी को बताया कि उन सब ने क्या क्या सीखा है। राम सिंह ने कहा, मेरे बच्चों, मुझे खुशी है कि तुम सब वापस आ गए हो और साथ ही कुछ सीख कर भी आए हो, परंतु कोई भी सीख तब तक सफल नहीं होती जब तक ज्ञान की परीक्षा न ली जाए। और वह अपने बेटों को योगी बाबा की बताई हुई सारी बात बताकर उन्हें वह तरल पदार्थ लाने को कहते हैं। अगली सुबह पांचों बाप बेटे उस तरल पदार्थ को लाने के लिए जंगल की तरफ चल देते हैं। जंगल में जाकर राम सिंह ने गोपाल से कहा, बेटा, तुम अपनी दूरबीन से पता लगाओ कि उस पक्षी का घोंसला कहाँ है। तब गोपाल अपनी दूरबीन से घोंसले को ढूंढ लेता है और अपने पिताजी को बताता है कि पिताजी, मैंने घोंसला ढूंढ लिया है और उसमें 3 अंडे हैं। अब राम सिंह संजय से कहता है कि बेटा जाओ और वे अंडे तुम इस प्रकार चुरा कर लाओ कि पक्षी को पता न चले। संजय जाता है और बड़ी ही चतुराई के साथ अंडे चुरा कर ले आता है। वह चोरी की कला में इतना माहिर हो गया था कि पक्षी को उसके अंडे चोरी होने की भनक तक न लगी। अब राम सिंह ने अपने तीसरे बेटे मोहन से उन अंडों को तोड़ने के लिए कहा, परंतु उसमें ये भी ध्यान रखने को कहा कि इनमें से चूजों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। मोहन ने एक ही तीर से तीनों अंडों को तोड़ दिया। राम सिंह ने उनमें से तरल पदार्थ को एक बर्तन में इकट्ठा कर लिया और अपने बेटे मदन से उनकी सिलाई करने को कहा। मदन बेटा, तुम्हारा काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। मदन ने बड़ी ही चतुराई से सभी अंडों को सील दिया। तब संजय ने अपने हुनर से उन अंडों को पक्षी के पास वापस रख दिया। अब पांचों बाप बेटे तरल पदार्थ को लेकर घर आ गए। उनकी माँ इंद्रावती तरल पदार्थ लगाकर बिल्कुल स्वस्थ हो गई और अपने बेटों की बुद्धिमानी और चतुराई पर गर्वान्वित भी हुई।